चलिए, आज का करंट अफेयर हम लोग पीढ़ी 2026 में था आर्थिक घटनाक्रम का वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया गयांगजू, दक्षिण कोरिया में। चलिए, अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विचार करना है कौन सही नहीं है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी है कि भारतीय प्रबंधन, सही है, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर है पुलक घोष, उनको इस आयोग का पूर्णकालिक सदस्य हैं। क्या ये सही है? सही है, ये नहीं सही है। नहीं सही है। नहीं। 3 नंबर ऑप्शन था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव है पंकज जैन, तो 8वें आयोग वेतन आयोग के वे सचिव बने हैं। ये सही है और कमेटी को कहा गया कि 18 महीने में अपना रिपोर्ट सौंपे। कौन सी का? केंद्रीय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का। हाँ, तो इसका तो रंजना देसाई है ना? हाँ, रंजना देसाई है, पंकज जैन सचिव है, 18 महीने में रिपोर्ट देने का सचिव है। एगो पुलक घोष। पुलक घोष इस आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है सर। हाँ, मैंने सदस्य पूर्णकालिक नहीं है लेकिन बनाया है ना। हाँ, तो अंशकालिक ना है, पूर्णकालिक नहीं ना है। हाँ। तो इसमें ऑप्शन में है कि पूर्णकालिक सदस्य, नहीं, गलत है, पूर्णकालिक नहीं, अंशकालिक सदस्य है। अच्छा, चलिए, अब हम बात करते हैं झींगा उत्पादन के बारे में। तो झींगा उत्पादन में विचार करना है आपको। कह रहा है कि $4.5 अरब के निर्यात के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झींगा में दूसरा हो गया है। सही है, ठीक है, सही है। और आंध्र प्रदेश झींगा उत्पादन में 78% और कुल समुद्री खाद्य उत्पादन में 30% का योगदान देता है। ये भी सही है, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश में मत्स्य उत्पादन ने पिछले 1 दशक में 16% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। ये भी तो ये सबसे ज्यादा तो आंध्र प्रदेश है, तो ये सब स्टेटमेंट सही ही है, माना जाएगा। माना नहीं जाएगा, ये है, तीनों सही है। चलिए, बताइएगा अभिषेक जी कि गो संवर्धन, गुलाबी क्रांति है ना झींगा उत्पादन से? गुलाबी क्रांति है ये झींगा है। चलिए, अब बताइएगा अभिषेक जी, गो संवर्धन जो योजना है कौन सा राज्य ने प्रारंभ किया है? क्या बोले? गो संवर्धन योजना, गौ संरक्षण योजना। हाँ, ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है। ये है आपको राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। मध्य प्रदेश किया है। मध्य प्रदेश है, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। और अगला प्रश्न आपका कि जहाज रानी क्षेत्र में किस सीमा तक माने एफडीआई निवेश के मान्यता है दिया गया है? कितने तक एफडीआई जमा कर सकते हैं आप? 100%। 100%। हाँ, 100%। क्या चीज में आवाज कट रहा था? आवाज किस चीज में? बंदरगाह और जहाज रानी में एफडीआई 100% है। चलिए, अगला है, हाँ, सब जगह अभी जितना है सब जगह बढ़ा के 74 से 100 कर दिया है ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट है भारत का सेवा क्षेत्र में राज्य का सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम कौन सा राज्य का है? सबसे कम? हाँ, राज्य मूल्यवर्धन में सबसे कम होगा छत्तीसगढ़ का। चलिए, बताइएगा कि किस क्रिकेटर का ब्रांड वैल्यू सर्वाधिक ब्रांड वैल्यू? विराट कोहली का। विराट कोहली का।
चलिए। एक फोटो के कारण कितना पैसा उसको देता है। हाँ हाँ हाँ, ब्रांड वैल्यू का बहुत बढ़िया है। अच्छा, हम भारत में रासायनिक उर्वरकों का उपभोग और सब्सिडी के संदर्भ में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ तथ्य रखेंगे। आप लोग को बताना है कि कौन सा तथ्य इसमें सही है। रासायनिक उर्वरक के उपभोग और सब्सिडी के संदर्भ में है। एक नंबर है कि भारत में अमोनिया सल्फेट को यूरिया के एक विकल्प के रूप में रासायनिक उर्वरक के रूप में बाजार में उतारा जा रहा है। सही है, सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि भारत सरकार ने रबी फसल सत्र 2025-26 में अमोनिया सल्फेट का पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना में शामिल कर लिया है। ठीक है। क्या दोनों सही है या एक सही है या दो सही है? देखिए, पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, सब्सिडी में भी शामिल किया है, शामिल कर लिया गया रबी फसल के सब्सिडी में। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, हाँ, गेहूं, मटर, चना, सरसों, मटर, जौ। चलिए, अब आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है सहकारी संस्था के बारे में। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने पहला और दूसरा रैंक किसे दिया है सहकारी संस्था में? संस्था में किसे दिया है? हाँ, पहला और दूसरा ऑप्शन किसका है? एक पहला तो आपका गुजरात का आनंद वाला का था, मैंने भारत का। पहला इफ्को है, दूसरा का गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ है। गुजरात, हाँ, पहला किसका है? इफ्को का है। अच्छा, दूसरा गुजरात है ना, तो अभी दूसरा गुजरात चला गया ना। हाँ, गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ है। अरे वही अमूल वाला जो है ना, हाँ, आनंद वाला। हाँ हाँ, वही है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। बताना है कि भारत में सबसे बड़ा परोपकारी परिवार कौन है, जो सबसे अधिक दान देता है। तो एडलग्यू हरुन इंडिया रिपोर्ट जो है वो इस चीज़ का एक आंकड़ा निकालती है। ये HCL वाला जो है ना, HCL वाला जो उसका HCL के जो संस्थापक है शिव नाडर, वही है, शिव नाडर परिवार है। शिव नडार HCL वाला शिव नडार है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला, मखाना के संदर्भ में बात करते हैं और बताना है कि इसमें कौन सा असत्य है। देश में 90% मखाना का उत्पादन अकेले बिहार से होता है। विश्व में ऐसे डेटा के अनुसार तो 85% है, लेकिन 85 से 85% है बिहार का, लेकिन 90% लिखे हुए तो ठीक है, मानिए उसको। हाँ, अब विश्व में 90% मखाना का आपूर्ति भारत से की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, सही है। बिहार करता है भारत को 90% है, भारत करता है विश्व को 90%। हाँ, मखाना प्राकृतिक रूप से ग्लूटोन मुक्त, कम कैलोरी वाला और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। ठीक है। अप्रैल 2024 में मिथिला मखाना को भौगोलिक जीआई टैग मतलब प्रदान किया गया है। कब बोले? अप्रैल 2024 में ना, अप्रैल 2022 में। गलती है ना। अप्रैल 2022 में मिथिला को जीआई टैग मिथिला मखाना को दिया गया है। चलिए आगे बढ़। अभी इसके लिए मखाना बोर्ड बना है, उसके लिए 475 करोड़ का बजट अति किया है। हाँ, धनराशि का आवंटन किया गया है। हाँ, पिछले बजट में 25-26 वाला में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हम बात करते हैं थोक व्यापार शब्द को, वस्तुओं के व्यापार को कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में परिभाषित किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तैयार माल का क्रय लागत ऐसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कुल लागत का 80% या उससे अधिक हो। माल की औसत समापन सूची ऐसे व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बिक्री का 10% या उससे कम हो।
इसमें दोनों सही होगा। देखिए एकरा में तो डेटा याद नहीं है हमको, लेकिन है जो 10% बोल रहा है वो ठीक है। 80% भी सही है। समेत कुल लागत को 80% या उससे अधिक हो। अच्छा, चलिए, अब एक चीज़ बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में कितने महिलाएं कार्यरत है और शहरी क्षेत्र में कितने महिलाएं कार्यरत है। नीति आयोग का रिपोर्ट है ये। नीति आयोग रिपोर्ट। अच्छा। हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट जारी किया है, आप बताना है कितने परसेंट। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 10.5% योगदान दे रही है और शहर क्षेत्र के 60% महिला योगदान दे रही है। अच्छा। है ना। हाँ, चलिए। अच्छा, सेवा क्षेत्र का लगभग 87% कामगार औपचारिक सुरक्षा तंत्र से बाहर है। ये नीति आयोग का ये तो सही है, 100%। हाँ, 87% कामगार औपचारिक सुरक्षा तंत्र से बाहर है। ये रिपोर्ट है नीति आयोग का। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। बताना है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के स्थान पर स्थापित एक सांविधिक निकाय है और ये कथन है और कारण है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अब बताना है ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। दूसरा वाला कथन बोलिएगा तो। कारण है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य विश्व व्यापार संगठन के भी सदस्य हैं। ना, ये गलती है। ये गलत है। हाँ। और विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का स्थान पर स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ये सही है। एक सांविधिक निकाय है, दूसरा तो सही होना चाहिए। पहला और दूसरा दोनों गलत है। दोनों गलत है। हाँ, पहला तो गलत है ये था। और विश्व व्यापार संगठन में कितने देश है WTO में? 166। IMF में कितना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में? 1 से 91। 91 दिया है। और वर्ल्ड बैंक में IMF में जो रहेगा ना तो वही है जो उसका सदस्य रहता है, दोनों का सेम रहता है। वर्ल्ड बैंक में 189 है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में लगभग कितनी थी? अमेरिकी डॉलर में 2400 के आसपास था। 2700 अमेरिकी डॉलर। 2700। चलिए, अब बताते हैं वृद्धि केंद्र के रूप में शहर बनाए जाने के मामले में निम्नलिखित में से किस परियोजना का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है? 1 नंबर है भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना वाराणसी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक माने अटल सेतु जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 नंबर में है मुंबई तटीय सड़क परियोजना और डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वृद्धि केंद्र के रूप में शहर बनाए जाने के मामले में मैंने विकास के रूप में कौन सा ऐसे कहे ना, विकास के रूप में शहर सभी सही है। शहर कौन पैमाना है? ये सही है, सभी है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि सरलीकृत वस्तु एवं सेवाकरण पंजीकरण व्यवस्था कब से लागू की गई है? बताइए। सरलीकृत वस्तु एवं सेवाकरण पंजीकरण व्यवस्था जो लागू की गई है
1 नवंबर 2025 से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा बात करते हैं। सौर ऊर्जा का स्थापित क्षमता कितनी है? पूछेंगे नहीं डायरेक्ट। 500 मेगावाट हो गया, 500 मेगावाट हो गया ना। मेगावाट में सौर ऊर्जा का स्थापित जो क्षमता है 125 गीगावाट से अधिक हो गई है। 127 गीगावाट हो गई है। वही ना, मेगावाट में कहाँ से होगा, गीगावाट में होगा ना। हाँ 127 गीगावाट है। पवन ऊर्जा कितना है? पवन ऊर्जा का होगा 60 गीगावाट का सर। 60। पवन ऊर्जा जो है ना सर 53 गीगावाट है। 53 गीगावाट। हमें प्रोक्स बता रही थी, याद ना। हाँ ना डायरेक्ट हम सोचेगा। देखिए हम तो सर उम्मीद यही ना करते कि सब लोग पढ़े होंगे, तो इसे ना हमारे पास किताब उताब नहीं ना है यहाँ। अच्छा दूसरे जगह चल गए हैं। हम दूसरे जगह आए हुए हैं ना। ओ तो इसीलिए इसलिए तो हम अंदाज से बता रहे, पढ़ते रहते हैं ना आर्टिकल 1 में, उसके अनुसार से। तो 100 सॉरी अब चलिए आगे बढ़ते। जल विद्युत कितना हो गया है? 50 गीगावाट। हाँ नाभिकीय ऊर्जा 8। नाभिकीय ऊर्जा तो दो गीगावाट से ज्यादा थोड़ी था। नाभिकीय ऊर्जा सर जो है ना 8.78 गीगावाट है। 8 पॉइंट हो गया ना। 8.78 गीगावाट मन लगभग 9 गीगावाट हो गया। जैसे मान लीजिए ना कि ये जो है अभी जो नया वाला जो बनाया है बांसवाड़ा वाला को लिया है ना, तो उसमें है जो बढ़ा है ना, बांसवाड़ा वाला में है जो 4 गो लगाया है तो उससे बढ़ा है। कोई जगह होगा अभी उत्पादन नहीं हुआ है लेकिन डेटा दे देता है। डेटा। अच्छा एक बात में ये तो पार्टिकुलर ही होगा, ये बताइए कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा कितना है भारत में? अभी टोटल है जो जोड़ लीजिए ना 150 माने 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था ना, 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है उसके करीब है जो 2030 तक, तो 300 के आसपास पहुंच गया होगा। 500 पहुंच गया है शायद। देखिए हमारी 50% हमारे टोटल आप लोग जितना बता रहे हैं वो टोटल ऊर्जा है हमारे पास। हमारे यहाँ टोटल ऊर्जा है वो। नवीकरणीय ऊर्जा हमारे पास 197.2 गीगावाट है और गैर जीवाश्म ईंधन तो वही बोले ना कि 250 के आसपास पहुंच गया होगा। 500 गीगावाट का तो लक्ष्य 2030 तक रखने किया है। हाँ गैर जो नहीं हो गया है, अभिषेक जी भी सही बोले हैं। टोटल ऊर्जा है सर जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन जो है ना उनका 256 गीगावाट है। तो 256 और 200 इधर जोड़िए ना 450 तो ऊपर यही हो गया। तो यहाँ अब है जो खाली नवीकरणीय का पूछ रहे हैं ना। हाँ हम नवीकरणीय आप लोग टोटल बता रहे थे ना 500 इसलिए हम बताएं कि 197 है ना नवीकरणीय है और गैर जीवाश्म ईंधन तो 256 है। हाँ तो लगभग 456 हो गया ना गीगावाट। 456 मैंने सब ना पूरा। हाँ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों मिला के ना। हाँ तो टोटल ऊर्जा का हम बात कर रहे हैं ना। हाँ यही हम बात कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न आप लोग का है कि जून 2025 में जून 2025 के अंत में भारत पर बकाया विदेशी ऋण कितना है? बकाया विदेशी ऋण 700 कुछ अरब डॉलर था। हाँ 747 अरब लगभग। हाँ वही है। आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा प्राकृतिक खेती के बारे में तो जानबे करते होंगे सर। प्राकृतिक खेती मिशन हम बताते हैं कि प्राकृतिक खेती मिशन जो है ना इसको 25 नवंबर 2024 को इनको मंजूरी दी गई थी। मेंस में हम लोग संभावित प्रश्न के रूप में पढ़े थे। इसको हो सकता है कि आ जाए प्राकृतिक खेती मिशन, कहीं करंट में नहीं पूछ ले, इनको हम पढ़े थे हम। तो इसको क्या है कि 25 नवंबर 2024 को इसकी मंजूरी दी गई थी
और स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है ये। और इसमें क्या है कि 15,000 क्लस्टरों में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का मैंने और प्राकृतिक जैविक उत्पादों के आसान उपलब्धता के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव था इसमें। और इस मिशन में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना था। 1 करोड़। अब बताइएगा गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में क्या है। गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ना, उसमें है जो आपका 2021 में लाया गया था, समझ गया है। और इसमें जो था बहुत इसमें 12 या 13 क्षेत्रों को है जो इसमें ना 12-13 ना 6 क्षेत्रों को इसमें जो शामिल किया गया, मैंने जो सड़क है, रेलवे है, बंदरगाह है। हाँ, और उससे जो ना वो गति शक्ति मास्टर प्लान में था कि विकसित करना है, और वही मैंने मेन वही था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करना इस पे। तो ये वही था 2021 में इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा। और गति शक्ति पोर्टल पर निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। 2025 में गति शक्ति जो पोर्टल निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। और इसको जो विकसित करने वाले हैं, गति शक्ति जो पोर्टल को जो विकसित किए हैं वो क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट, ये इसको बनाया है गति शक्ति पोर्टल को, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, देखिएगा ये हो सकता है पूछ दे, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है ना, तो टैरिफ प्रशुल्कों में ही की गई भारी वृद्धि से भारतीय निर्यातक इकाइयों को सहायता के लिए निम्नलिखित में कौन सी पहल अभी शुरू की गई है। जो टैरिफ लगा दिया वो ज़्यादा, हाँ, अभी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक है जो योजना है जो चालू किया गया है, वो है जो बता देते हैं जी। 6 साल के लिए योजना चालू हुआ है, 2025-26 से 30-31 तक। और उस है जो करीब उसमें है जो 21,000 कुछ करोड़ रुपया का ही रखा गया, जिसमें जो क्रेडिट माने जैसे मान लीजिए कि सरकार द्वारा प्रायोजित है, समझ गए। देखिए आप सही बोल रहे हैं, जो बात हम पकड़ लिया आपका। देखिए इसमें क्या है कि 2 पहल इसमें शुरू की गई थी। एक है कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन की शुरुआत की गई है, निर्यात प्रोन्नयन मिशन। और दूसरा है कि निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। हाँ, गारंटी योजना का विस्तार है जो किया गया इसमें। हाँ, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है इसमें। और निर्यात प्रोन्नयन मिशन का शुरुआत किया गया है। 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है ये पूछ दे इस बार, जो ट्रैफिक वार बहुत इस बार रहा है चर्चा में। अच्छा, भारत ने किस देश से आयातित होने वाले मिश्र धातु और गैर मिश्र धातु इस्पात को हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, या कहीं ना कहीं एंटी डॉपिंग प्रशुल्क लगा दिया है, अब ज्यादा मात्रा में लगा दिया है। ईरान नहीं, वियतनाम पर। वियतनाम। हाँ, अच्छा। वहाँ से जो गैर माने जो हम लोग मंगाते थे मिश्रित धातु और गैर मिश्रित धातु इस्पात की जो हॉट रोल्ड फ्लैट है ना, उसके उत्पादन 5 वर्ष का अवधि के लिए एंटी डॉपिंग प्रशुल्क लगा दिया गया है। चलिए, हम लोग अभी हाल ही पढ़े हैं निर्यात संवर्धन मिशन। तो निर्यात संवर्धन मिशन क्या है? देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है कि 10,401 करोड़ परिव्यय का निर्यात प्रोत्साहन योजना है और 14,459 करोड़ परिव्यय का निर्यात दिशा योजना है। 2 इसमें बात जोड़ा गया है। जो निर्यात संवर्धन मिशन है इसमें 2 बात जोड़ा गया है। 10,401 करोड़ का
निर्यात प्रोत्साहन योजना को जोड़ा गया है और 14,669 करोड़ रुपये का निर्यात दिशा योजना को जोड़ा गया है। इसमें 2 चीज़ जोड़ा गया है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें निर्यात संवर्धन मिशन। ये तो निर्यात संवर्धन मिशन को उप योजनाओं का निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब इसको निर्यात संवर्धन मिशन को हम लोग बोलते हैं ईपीएम शॉर्ट में। तो ईपीएम को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। सही है ये। इसका कुल व्यय 25,000 करोड़ है। 25,000 करोड़ है, ये भी सही है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ बोलिए बोलिए। जिससे देखिए अभी हम चर्चा किए थे अभिषेक जी कि परिवहन निर्यात प्रोत्साहन योजना 10,401 करोड़ का और परिवहन निर्यात दिशा योजना 14,659 करोड़ का। तो 14,000 और 10,000, 14,600 और 10,400, 25,000 हो गया ना। हाँ तो यही है। इससे कुल परिव्यय कितना हो गया? 25,000 करोड़ का हो गया। 12 सितंबर 2025 को मंजूरी दी गई और यह मिशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रशुल्कों से वैश्विक बाजार में मथी उछल पुछल के बीच भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेगा, मन की बैलेंस करके रखेगा। और इस मिशन के अंतर्गत वैश्विक प्रशुल्क वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है टेक्सटाइल क्षेत्र है, चमड़ा है, रत्न है, आभूषण रत्न, इंजीनियरिंग है और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देगा। मतलब इन 6 क्षेत्रों को देगा: टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण, इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पाद। दे देगा आपसे कि निर्यात संवर्धन मिशन में निम्न से कौन सा क्षेत्र को सहायता नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, 6 क्षेत्र हैं: टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण, इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पाद। और इसको अब हम लोग समाप्त होता है आर्थिकी। अब कल से हम लोग का चलेगा फरवरी का करंट अफेयर। जनवरी 2026 समाप्त होता है। जनवरी खत्म हो गया ना? हाँ, अब फरवरी का कल तो फरवरी। सर एक महीने का अंतर्राष्ट्रीय देने से राष्ट्रीय देने से ठीक नहीं, बहुत कम रहता है। हमको लगता है कि कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सब दे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जनवरी ख़त्म करने में ज़्यादा समय लग गया है।